टॉपिक नंबर 3 बोहर की थ्योरी का, वो है बोहर्स थ्योरी एंड कैलकुलेशन। अब दूसरी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth, ये बुक में आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। nth ऑर्बिट, अभी मैं आपको बताता हूं। यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर है, ग्राउंड स्टेट में, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, उसके पास टोटल एनर्जी कितनी है। पहले ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, दूसरे की कितनी है, तीसरे की कितनी है। तो ये एक हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फार्मूला। तो उस फार्मूले से फिर हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ऐसा है ना। तो अब हम यहां से शुरू करते हैं। तो बोहर की एक बात याद रखना, बोहर का हर पॉइंट 100% परफेक्ट कौन सा एटम फॉलो करेगा या कौन से एटम पे अप्लाई करोगे, वो सिर्फ हाइड्रोजन है। बाकियों पे ये थ्योरी कुछ पे अप्लाई होती है, कुछ पे अप्लाई नहीं होती है। ये मैं आपको बताऊंगा डिफेक्ट्स ऑफ बोहर थ्योरी में, कि कहां अप्लाई होती है, कहां अप्लाई नहीं होती। पर हाइड्रोजन पे तो परफेक्ट अप्लाई होती है। तो बोहर की थ्योरी में हर दफे एग्जाम्पल हाइड्रोजन के एटम की होगी, बाकियों की नहीं देता है वो। क्यों? क्योंकि बाकी एटम मुकम्मल फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का एटम फॉलो करता है। तो अब देखो, हमें अगर कहा जाए कि एस जैसा के टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी इन एन ऑर्बिट, जब वो ऑर्बिट में होता है तो उसके पास एनर्जी किस किस फॉर्म में होती है, किस किस शक्ल में होती है। तो इज दी सम यानी टोटल सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड क्या पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा है ना, बस हमारा मैटर ही सॉल्व हो गया। हमसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, कौन कौन सी फॉर्म में, जब वो एटम के अंदर होता है, ऑर्बिट में होता है, तो हम कहेंगे एनर्जी दो है। कौन कौन सी है? एक काइनेटिक एनर्जी जो उसको हरकत में रखती है, रिवॉल्व करवाती है, मूव करवाती है, और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें रिपल्सिव फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करती है और इसको न्यूक्लियस से दूर धकेलती है। न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने आप को दूर ले जा रहा है, धकेल रहा है, रिपेल कर रहा है। तो जहां कोई चीज रिपल्शन पैदा करती है अट्रैक्शन के खिलाफ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। जैसे आप पत्थर को ऊपर फेंकोगे, जमीन अट्रैक्ट करेगी ना, पत्थर ऊपर जोर लगाता है, तो अब उसका mgh प्लस में नहीं होगा, mgh किस में होगा? माइनस में, क्योंकि अट्रैक्शन नीचे खींच रही है, वो ऊपर जा रहा है। न्यूक्लियस अंदर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। तो उसकी इलेक्ट्रॉन की भी पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सिव फोर्स में होती है, और जब रिपल्सिव फोर्स में हो तो ये नेगेटिव होती है, अट्रैक्टिव फोर्स में हो तो ये किस में होती है? पॉजिटिव में। तो अब यहां हम लिखेंगे यानी ई टोटल, यानी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी है इसकी? एक तो इसकी है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी इसकी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको 5 कर देते हैं। ये भी बोहर की इक्वेशन है, ठीक। तो 5वीं इक्वेशन है। अब देख लो, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का हर जगह फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। m इलेक्ट्रॉन का मास है और v उसका क्या है? उसकी वेलोसिटी है। तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो तो इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी मिल जाती है?
काइनेटिक, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? एक तो इलेक्ट्रॉन ने रिपेल करना है, यानी रिपल्सिव फोर्स होगी, और दूसरा उसने फिर डिस्टेंस भी कवर करना है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि पोटेंशियल एनर्जी फोर्स इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन ताकत लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो फिर वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, डिस्प्लेस होगा, यानी फासला तय करेगा। अब आपको पता ही है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये क्या कहलाता है, वर्क। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है वो क्या कर रही है, वर्क कर रही है, पर वर्क नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। कैसे? अब फोर्स का तो पता ही है आपको, अभी हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था। ये फोर्स न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स वाली होती है, पर उसके खिलाफ चल रही है। तो ये अब यहां पे लिखेंगे, पहले इसकी पिक ले लो, ले ली। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यहां बनाते हैं, तो हमें एज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। यहां फोर्स जो है वो आपको पता है कूलम्स लॉ के मुताबिक न्यूक्लियस की फोर्स है जो इसको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन इसको वही फोर्स उतनी उलट बनानी पड़ती है। तो यहां लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी की फोर्स का फार्मूला क्या है, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्प्लेस इनटू R² इनटू क्या कर दें, डिस्प्लेसमेंट माना इलेक्ट्रॉन अपने आप को न्यूक्लियस से दूर कर रहा है। जितना दूर करेगा रेडियस यानी R यानी डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अब यहां डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है उसको किससे जाहिर कर रहे हो, R से। तो अब ऐसा करो, इसको सिंप्लीफाई करो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन को। भाई ये स्क्वायर है, ये R का पावर 1 है, एक 1 और ये 1 कैंसिल। तो हमारे पास F किसके बराबर आया, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आ गया। पर ये नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, रिपेल। अगर ये रिपेल कर रहा है तो रिपल्सिव फोर्स नेगेटिव में हो जाती है, बिल्कुल न्यूक्लियस के ऑपोजिट हो जाती है, ठीक। अब हम दोनों वैल्यूज अभी आपने पढ़ा एज, ये है ई टोटल, क्या है ये, ई टोटल। तो ई टोटल है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब वैल्यू पुट करो, तो E इज इक्वल टू काइनेटिक का फार्मूला क्या है, हाफ mv², और उसके बाद फिर प्लस यानी दोनों को टोटल करना, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है -ZE², अपॉन में क्या रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये पोटेंशियल एनर्जी है, पर माइनस में माना रिपल्सिव फोर्स है। अगर ये प्लस में होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स कहलाती। अब भाई प्लस इंटू माइनस करो तो क्या बनता है, हाफ mv² माइनस ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। ये माइनस में हो गई, प्लस इंटू माइनस, ये तो है ही प्लस में, ऐसा है। नोट करो इसको, शाबाश। अब इसको हम हाल फिलहाल यहीं पर छोड़ते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 6 कर दो। क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 6 कर दो। तो कल फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
क्वेश्चन थी, हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की ये mv² जो है ये काइनेटिक एनर्जी है और z²/4πε0r ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को रिपेल करता है। किसको रिपेल करता है? न्यूक्लियस को। तो इसलिए ये माइनस में होती है। अब आपको कल बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस अमल करती हैं। एक होती है कौन सी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दूसरी फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है वो होती है सेंट्रीपीटल फोर्स। और ये दोनों फोर्सेस इलेक्ट्रॉन पे बराबर अमल करती हैं, ठीक है ना, इक्वल होती हैं। तो ये 8:30 बजे ज्वाइन कर लिया करो सब जल्दी से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमें पता है कि ये कल मैंने आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होती है mv²/r के, और उसके बाद Ze²/4πε0r²। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये सेंट्रीपीटल फोर्स है। अब mv² की वैल्यू निकालनी है तो r उस तरफ ले जाओ, तो फिर फार्मूला बनेगा mv² = ze² ये इंटू में चला जाएगा r/4πε0r²। ये r में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अब हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी? mv² की। और क्या है? z²/4πε0r। ये है mv² की वैल्यू। इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 6 या 5 लिख रखा है। अब हम ऐसा करते हैं, ये mv² इधर भी है, उसकी जगह बोहर कहता है ze²/4πε0r लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हैं। तो अब हमने इसकी पहले शॉर्ट ले लें। शाबाश, ले लिया इसका शॉर्ट। चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। ये कल वाली वैल्यू है, यहां तक किया था आपने। मैंने कल वाली वैल्यू से ही शुरू किया है। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ mv² इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में पुट करो। तो फिर इक्वेशन नंबर 6 में था E = ½ अब mv² किसके बराबर है? ये है ze²। ये जो बचा r से कैंसिल हो गया स्क्वायर का, बाकी एक r बचा, अपॉन में 4πε0 अपॉन में r, ठीक है। और इसके बाद स्टॉप हो गया। क्या स्टॉप हो गया है? सर ये वीडियो कब छोड़? देख लो, चल रहा है ना सबके पास? जी सर चल रहा है, नहीं स्टॉप हुआ। नहीं, ये इनका आपका ना नेट का इशू कहीं हो जाता है तो वो हो सकता है। बाकियों के पास तो ओके चल रहा है ना। ये किसी के पास अगर इशू आता है तो वो नेट की वजह से आ जाता है, ठीक है। तो नेट की वजह से हो सकता है। हाँ, अब बहरहाल स्टार्ट कर लो, मैं फिर आगे लेता हूं, ठीक है। अब बेटा ये तो हो गया mv² की वैल्यू, बाकी है माइनस ze²/4πε0r। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 × ze² क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा ze² अपॉन में 2 × 4 क्या होगा? 8, और पाई लिखना है, फिर ε0, फिर लिखेंगे r।
फिर उसके बाद है माइनस का सिंबल, फिर क्या लिखोगे, ZE²। ये है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो कल बताया था, ठीक है। और ये है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बोर की इक्वेशन से। अब ये बचा 4πε0r, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमने इसको भाई सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं, अब देखो ये भी फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये भी फ्रैक्शनल, तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो आप मैथ वालों को तो पता ही होगा कि हम जब दो वैल्यूज फ्रैक्शनल होती हैं एक दूसरे में ऐड या सबट्रैक्ट होती हैं तो एलसीएम निकालते हैं। तो अब यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम है 8πε0r। ये इसको भी डिवाइड, ये इसको डिवाइड पूरा करेगा, ये भी इसको डिवाइड कर सकता है। तो एलसीएम निकालते हो ना, एलसीएम हमेशा कैसे निकाला जाता है कि हमने वो वैल्यू निकालनी है जिसको ये भी डिवाइड कर सके, ये भी पूरा डिवाइड करे। तो हमने वैल्यू ले ली 8। अब 8πε0r को कितनी मर्तबा डिवाइड करेगा, एक मर्तबा, तो एक से ऊपर मल्टीप्लाई, ये बना ZE²। फिर सिंबल कौन सा है, माइनस का। फिर 4πε0r इसको डिवाइड करेगा दो मर्तबा, दो, ये इसका इस पर जाएगा दो मर्तबा, ठीक है ना, डिवाइड करेगा। तो 2 से क्या करोगे, ऊपर वाले को दो मर्तबा गया, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये बना 2Z², ये बन गया। अब क्या करना है हमने, एक प्लस का है और दो क्या है, माइनस के। तो देखो एक प्लस का और एक माइनस का गया, बाकी हमारे पास बचा ZE² अपॉन क्या है 8πε0r, ये बचता है हमारे पास वैल्यू। अब इस इक्वेशन को हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 7। क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 7 कर देते हैं। चलो इसको नोट करो, नोट कर लिया। अब मिटाऊं इसको मैं, चले। अब हम लेते हैं इसमें इक्वेशन में, देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो लास्ट बची है। ये है ZE² अपॉन 8πε0r, ये वैल्यू है। अब r यानी रेडियस के लिए आपने कल इक्वेशन बनाई थी, क्या बनाई थी, रेडियस की इक्वेशन बनाई थी। और वो रेडियस की इक्वेशन कौन सी थी, याद होगा आपको, एस r इज इक्वल टू, अब r की आपको पता है इक्वेशन कौन से वाली थी, आपको याद है इसकी कौन सी है, ये थी हमारी n², उसके बाद h² और क्या था, ε0, ठीक है, अपॉन क्या था बेटा, 4π और mZE², ये थी हमारे पास इसकी बेटा इक्वेशन, किसकी बेटा, रेडियस की। इसको नोट करो, शाबाश। अगर आपके पास ये इक्वेशन रेडियस की लिखी हुई है तो मुझे बताओ, कल आपने लिखी थी ना, देख लो एक दफा, एक मिनट, थोड़ा सा आप इसको पिक को, हाँ इक्वेशन बताओ, एक मिनट आप नोट करो जल्दी से। तो अब हम इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू जहां r दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है, वहां हम क्या रख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये r इधर इक्वेशन नंबर 7 में मिला हुआ है, तो देख लो। अब E इज इक्वल टू क्या करोगे, n², ये देखो ये इक्वेशन है हमारी माइनस ZE², फिर उसके बाद अपॉन में है क्या, 8π, फिर ε0, उसके बाद r की वैल्यू अब रखनी है,
अब आर की वैल्यू के कौन सी है, वो वाली है ये इक्वेशन, ये तो यहां लिखोगे n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में इसके क्या रखना है, 4 पाई m z e स्क्वायर, ये रखेंगे। अब ये इक्वेशन हमारी बन गई कौन से वाली, ये सिर्फ पाई एम जेड ई स्क्वायर, 4 नहीं आएगा यहां पे, 4 नहीं आएगा, एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। ये रेडियस की इक्वेशन है। अब देखो बेटा, अब यहां पर जी हाँ, सर जेड ई स्क्वायर के नीचे क्या है? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है नजर, ये वाला ना, जी सर। ये 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ गया। अब जी, हम सर। हाँ जी, क्लियर है। चलो अब देखो, अब सिंप्लीफाई करो इसको भाई, यहां पर क्या है, पाई, पाई में क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, माइनस जेड ई स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचेगा, 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है, इंटू हो गया। बाकी क्या बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, अपॉन में क्या रखेंगे, एम जेड ई स्क्वायर, ये रख दिया हमने। अब बेटा हम इसको लेकर जाते हैं, इसको ई इसके बराबर है। अब इसको नोट करो पहले, शाबाश। अब बेटा एम जेड ई स्क्वायर यहां लेकर आओ, ये अपॉन हटाओ, तो ये इनके पावर अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे, अगर यहां रखोगे तो ये अगर प्लस में है तो किस में हो जाएंगे, माइनस में। फिर अगेन अपॉन हटाकर फिर ऊपर लेकर जाओगे, तो जितनी बार अपॉन हटाओगे उतनी बार इनका पावर क्या होगा, उसका सिंबल चेंज होगा। एक दफा यहां रखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर से उठाकर फिर ऊपर रखेंगे ये सेम प्लस हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको पूरे को पूरा ऊपर यहां लेकर आते हैं, यहां पर रखते हैं, तो ये सेम होगा, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा। तो अब हम रखते हैं इसको बेटा, तो क्या बनता है हमारे पास, E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू ये क्या है, माइनस, फिर ये क्या है, जेड ई स्क्वायर, फिर ये क्या है, एम जेड ई स्क्वायर, और अपॉन में क्या मौजूद है, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इनटू क्या है, एन स्क्वायर, और इनटू क्या है, एच स्क्वायर। ये अपॉन से इधर आया, फिर ऊपर ये रखा हुआ है, ये वाली वैल्यू, ठीक। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो देखें ये m तो वैसे ही रखोगे, e इज इक्वल टू माइनस, फिर रखो m, z इंटू जेड करोगे क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, e स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, e पावर 4, और अपॉन में क्या रखोगे, ये देखो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, फिर रखोगे n स्क्वायर और h स्क्वायर, सही हो गया। अब इसको आपने कर दिया सिंप्लीफाई। अब इस इक्वेशन में आप देखो सिर्फ z और अपॉन में क्या है, n स्क्वायर, ये दो चीजें कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, ना एटॉमिक नंबर कांस्टेंट होता है और ना ही शेल नंबर कांस्टेंट होता है, ये बदलते रहते हैं, इनको चेंज कर सकते हो। बाकी तो हर जगह हर एटम में ये चेंज नहीं होगा, ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई माना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कल बताया था आपको, और एप्सिलॉन नॉट यानी चार्ज का मीडियम होता है, उसकी परमिटिविटी होती है, उसकी ताकत होती है कि वो कौन से मीडियम में कितना वर्क अट्रैक्शन का कर सकता है या रिपल्शन का। और एच तो आपको पता ही है प्लांक्स कांस्टेंट है, तो वो कहता है ऐसा करो
यहां पर ये माइनस, ये देखो, इसको मैं अभी म्यूट कर दूं। ये आप लोग माइक को म्यूट कर दिया करो ना। हाँ, तो ये अगर आप म्यूट नहीं करोगे ना तो ये फिर बार बार फिर आपको वॉइस तंग करेगी। जी, अब देख लें। अब हम यहाँ पे ये m को लेट बना अब लेना है हमने। क्या करना है? m e पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और h स्क्वायर इज इक्वल टू k। इसको कांस्टेंट करके ले लेते हैं। अब k क्या है? ये है एनर्जी कांस्टेंट। k क्या है बेटा? एनर्जी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है, हम हमेशा बोहर की थ्योरी में k की वैल्यू लेंगे 1313 किलो जूल पर मोल। जब मोल में लिखो यूनिट में तो ई ना लगाया करो। अब ये है इसकी वैल्यू। तो ये सारे खत्म हो जाएंगे, इनकी जगह बस ये सब खत्म हो जाएंगे, ये वाले। अब इनकी जगह क्या रखोगे? के रखोगे, ठीक है, और नई क्वेश्चन बन जाएगी। पहले नोट करो। कर लिया? चलो अब मैं इसको मिटाता हूं। अब देखो, हमने अब नई इक्वेशन बनानी है और नई इक्वेशन जो अब हम बनाएंगे वो कौन सी होगी? देखते जाओ। तो इसमें से आपने बाकी सब कांस्टेंट कर दिए। ऊपर हमारे पास e के साथ क्या बचा? माइनस। यहां लिखेंगे k, क्योंकि हमने इन सब को क्या कर दिया? कांस्टेंट। जी, k आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा k, क्योंकि ये k के बराबर है, माइनस का सिंबल है। ऊपर क्या रखना है बेटा? हमने k इंटू क्या रखना है आपने? अब इसको ऊपर आपने रखना था बेटा z स्क्वायर। क्या रखना है? z स्क्वायर। और अपॉन में आपने क्या रखना है? n स्क्वायर। क्या रखना है? n स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमने इसको कांस्टेंट नहीं किया, ये भी चेंज होता रहता है एटमों में, और शेल नंबर भी चेंज होता रहता है। बाकी हर एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए ये सब वैल्यूज क्या होती हैं?